जब भी पश्चिमी एशिया में तनाव की खबर आती है, सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या हो अगर ये असर सिर्फ हमारी गाड़ी तक नहीं, बल्कि हमारे घर की दीवारों तक, खेतों की उपज तक और तो और देश की तरक्की की रफ्तार तक पहुंच रहा हो? आइए इस विश्लेषण में उन छिपी हुई लागतों को उजागर करें जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम तेल और गैस की जो आम बातें हैं, उनसे आगे बढ़ेंगे। फिर हम भारत की उन चीज़ों पर निर्भरता देखेंगे जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और फिर इसका असर हमारे उद्योगों पर कैसे पड़ता है, और इन सब के पीछे की असली चुनौती यानी एनर्जी, उसके बारे में ही बात करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि हमें अपनी सप्लाई चेन्स के बारे में नए सिरे से सोचने की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं उस आम धारणा से जो हम सब जानते हैं, या यूं कहें कि हमें लगता है कि हम जानते हैं। हाँ, तो जब भी पश्चिम एशिया में कोई जंग या संघर्ष छिड़ता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तेल का संकट, है ना? बिल्कुल सही। और ये सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो पानी के बहुत नीचे है। सच तो ये है कि ये संकट तेल से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। ये एक तरह से हमारे घरों की नींव पर, हमारे खेतों को जो खाद मिलती है उस पर, और हमारे शहरों को जो बिजली मिलती है उसकी बुनियाद पर चोट करता है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले फिस्कल ईयर की ही बात करें तो भारत ने पश्चिम एशिया से लगभग 99 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। सोचिए, 99 बिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ी रकम है, और ये साफ साफ बताती है कि हमारा रिश्ता सिर्फ तेल और गैस तक ही सीमित नहीं है। तो अब ये समझते हैं कि ये रिश्ता और किन किन चीजों पर टिका है। आइए भारत की उन छिपी हुई निर्भरताओं की पड़ताल करें। ये वो कच्चा माल है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। अब देखिए, क्या किसी ने सोचा होगा कि भारत जो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन इंपोर्ट करता है, उसका लगभग 70% हिस्सा सिर्फ पश्चिम एशिया से आता है। हाँ, 70%। और ये वही चूना पत्थर है जो हमारे सीमेंट उद्योग की जान है। सोचिए, अगर इसकी सप्लाई में जरा भी गड़बड़ हुई तो हमारे शहरों का विकास धीमा पड़ सकता है। और ये कहानी सिर्फ लाइमस्टोन पर खत्म नहीं होती। जिप्सम को ही ले लीजिए। हमारे टोटल इंपोर्ट का 62% से ज़्यादा इसी इलाके से आता है। ये भी सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं सल्फर की। हमारे इंपोर्ट का करीब करीब 2/3 हिस्सा पश्चिम एशिया से ही आता है। और सल्फर क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे बनता है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। मतलब साफ है, इसकी सप्लाई में कोई भी रुकावट सीधे सीधे हमारी खेती और खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकती है। स्टील इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। स्टील बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कच्चा माल होता है जिसे DRI यानी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन कहते हैं। आपको पता है, इसका लगभग 60% हम पश्चिम एशिया से मंगवाते हैं। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ पर एक सीधी निर्भरता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। और आखिर में कॉपर वायर। हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक तांबे के तार तो हर जगह हैं। और हमारे इंपोर्ट का आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इसी एक रीजन पर निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ अलग अलग आंकड़े नहीं हैं, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक जगह कुछ गड़बड़ हुई और उसका असर हमारे कंस्ट्रक्शन, हमारी खेती और हमारे उद्योगों पर पड़ता है। और जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये लिस्ट और भी लंबी है। ये टेबल पूरी तस्वीर को एक साथ दिखाती है। जरा सोचिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर सप्लाई रुकती है तो इसका मतलब है घर खरीदने वालों के लिए बढ़ती कीमतें और प्रोजेक्ट्स में देरी। फर्टिलाइजर की कमी का मतलब है किसानों के लिए कम पैदावार और हमारे लिए महंगी सब्जियां। और हाँ, यहां तक कि भारत का मशहूर डायमंड ट्रेड भी खतरे में है, क्योंकि 40% से ज्यादा कच्चे हीरे इसी रीजन से आते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चाल है जिसमें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं फंसी हुई है। तो अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि ठीक है, अगर एक जगह से सामान नहीं मिला तो हम कहीं और से खरीद लेंगे। काश ये इतना आसान होता, क्योंकि कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भले ही हम कच्चे माल के लिए नए सोर्स ढूंढ भी लें, एक चुनौती ऐसी है जो हर जगह हमारा पीछा करती है। स्टील इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, मटेरियल के लिए तो दूसरे सोर्स मिल जाएंगे, असली चुनौती तो तेल और गैस की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, एनर्जी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पेट्रोल पंप का नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं,
भारत में ज्यादातर स्टील पुराने पारंपरिक तरीके यानी ब्लास्ट फर्नेस से बनता है, जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक नया और ज्यादा साफ सुथरा तरीका भी है, जो डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यानी DRI रूट है, और इसमें नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। और वो गैस ज्यादातर कहां से आती है? पश्चिम एशिया से। इसलिए जब वहां गैस की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो हमारे स्टील उद्योग की लागत भी सीधे सीधे बढ़ जाती है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। भविष्य में जब भारत अपने स्टील उद्योग को पर्यावरण के लिहाज से और बेहतर बनाना चाहेगा, यानी डीकार्बनाइज करेगा, तो उसे और भी ज़्यादा नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें पश्चिम एशिया में होने वाली किसी भी हलचल से और भी गहराई से जोड़ देता है। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? साफ है कि हमें अपनी सप्लाई चेन को सिर्फ एक सीधी पाइपलाइन की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही उलझे हुए नेटवर्क की तरह देखने की ज़रूरत है। तो आज की बातचीत के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, दुनिया के किसी एक कोने में होने वाला संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी लहरें पैदा कर सकता है। दूसरा, हमारी निर्भरताएं अक्सर छिपी होती हैं उन चीज़ों में जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते भी नहीं। तीसरा, सिर्फ नए सप्लायर ढूंढ लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि असली चुनौती तो एनर्जी की लागत है, जो हर चीज़ पर असर डालती है। और ये एक ऐसी फंडामेंटल चुनौती है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस लगातार बदलती दुनिया में जिन सप्लाई चेन्स पर हमारा आराम, हमारी तरक्की और हमारा भविष्य निर्भर करता है, वे असल में कितनी मजबूत हैं? शायद अब इस बारे में गंभीरता से सोचने का समय आ गया है।